चलिए आज हम लोग का हेडिंग है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में कीमत में परिवर्तन होगा किन किन बिंदुओं पर, उसी का चर्चा करने जा रहे हैं। चार रूप में परिवर्तन हो सकता है। मुद्रास्फीति जब होगा तब वो परिवर्तन होगा, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अपस्फीति या मुद्रा संकुचन कहिए, तब परिवर्तन होगा। एक एक बात को हम लोग समझाएंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, अपस्फीति क्या है, संकुचन क्या है, मुद्रा संस्फीति क्या है, मुद्रा अपस्फीति क्या है। चारों बात को हम लोग समझाएंगे, है ना। चारों को अच्छा तरीका से हम लोग समझेंगे तो मुद्रास्फीति में भी कीमत में परिवर्तन होता है मुद्रा का, अपस्फीति में भी परिवर्तन होता है, संकुचन में भी परिवर्तन होता है, संस्फीति में भी परिवर्तन होता है और अपस्फीति में भी परिवर्तन होता है। तो पहला देखिए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति है क्या? अगर मान के चलिए आपके पास घरे से 4,000 रुपये महीना आ रहा है और आने लगे 50,000 रुपये महीना, तो आपके पास मुद्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपके पास मुद्रास्फीति हो गया। उसी तरह से मार्केट में यदि बहुत ज्यादा पैसा बढ़ जाता है तो उसी घटना को मुद्रास्फीति कहते हैं। उसी घटना को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया तो पैसा का मूल्य, कीमत, वैल्यू, महत्व घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा, क्योंकि आपके पास 4,000 आ रहा था तो एक एक रुपया गिन गिन के खर्चा कर रहे थे। अब आपके पास 50,000 आने लगा तो 4,000 के तो कोई वैल्यू नहीं है, ड्रीम 11 में 4,000 लगा के छोड़ देंगे। मतलब ये हो गया कि बिना मतलब के खर्च भी आप कर देंगे। लेना 20 रुपया के किताब ले लेंगे, के बाद 200 रुपया किताब ला के अलमीरा पर रख देंगे। एक गो कलम लेना, 5 गो कलम ले जाके रख देंगे। यानी पैसा का कोई कीमतें नहीं रह जाएगा आपके नज़र में। 5 रुपया का सिक्का गिर जाएगा, गाड़ी से जा रहे हैं, छोड़ कौन बंद करने जाता, छोड़ दीजिएगा कि चलो 5 रुपया के सिक्का खातिर गाड़ी बंद करें, पैरों नहीं रख, चल दिएगा सीधे। तो जब पैसा आपके पास ज़्यादा हो जाता है ना, तो पैसा का मूल्य, कीमत, महत्व, वैल्यू घट जाता है। तो मार्केट में बहुत सारा पैसा बढ़ जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। अब जब बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा तो वस्तु का कीमत बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य, कीमत, वैल्यू, महत्व घट जाएगा। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि 500 रुपया नोट का वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा। नहीं, 500 रुपया के 500 रुपया वैल्यू रहेगा, लेकिन पैसा का मूल्य गिर जाएगा। जो मार्कर 10 रुपया में अब खरीद सकते थे वो मार्कर 20 रुपया में मिलने लगेगा, क्योंकि पैसा का किसी के पास कमी नहीं है। कीमत बढ़ने लगेगा वस्तु का और मुद्रा का मूल्य, कीमत घटने लगेगा। कोई भीख मांगने आएगा, अभी आपके पास नहीं है, 1-2 रुपया नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, एक के बाद 100 रुपया धरा दीजिएगा, लो कोई बात नहीं। ऑटो वाला के 20 रुपया दिए, 5 रुपया नहीं है सर, कोई बात नहीं, रख लीजिए। और पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो ऑटो वाला के आधा घंटा रुकाइए कि रुकिए हम खुदरा लेके आते हैं, लेके जाना दीजिएगा। तो वही बात है, जब मुद्रा ज़्यादा हो जाता है उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर है? मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिससे कीमत स्तर बढ़ जाता है, वस्तु का कीमत स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य, वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तु का उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा अधिक वृद्धि हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साख, रुपया। परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर महत्वपूर्ण वृद्धि होने लगता है, जिससे वस्तुएं महंगा हो जाता है, मुद्रास्फीति होता है। तो इसमें ऋणदाता, ऋणदाता माने देने वाला ना, इसको देनदार कहिए, देनदार को हानि होता है। जब जिस समय मुद्रास्फीति हुआ है उस समय देने वाला को हानि होता है, जबकि लेने वाला, लेनदार को लाभ होता है। कैसे से समझा रहे हैं? उधारकर्ता या लेने वाला या लेनदार या ऋणी, इसको लेनदार कहिए, को लाभ होता है। कैसे जी? लेने वाला का लाभ कैसे हुआ, देने वाला का हानि कैसे हुआ? तो लेने वाला के पहला लाभ है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सबके पास पैसा है तो उसको आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि कोई के पास जाएगा 10,000 रुपया चाहिए तो ठीक है ले लीजिए, कोई बात नहीं है, जब होगा तो लौटा दीजिएगा, पैसा कम है नहीं, तो एक तो आसानी से मिल गया। अब देने वाले की संख्या ज़्यादा है
कहे कि हमको इंटरेस्ट पर चाहिए, कितना रुपये दीजिएगा, तो 5% पर। कहे फलाना तो 4% पर दे रहे हैं, वो 3% पर दे रहे हैं। देने वाले की संख्या ज़्यादा है तो विकल्प उसके पास ज़्यादा है, कम रेट वाला खोज करके लेगा, नहीं लेगा। तो लेने वाला के पहला लाभ की आसानी से मिल जाएगा, दूसरा की कम रेट पर मिल जाएगा, क्योंकि सब कोई देने वाले की संख्या बहुत है, कंपटीशन ज़्यादा है, सबको इंटरेस्ट पर दे रहा, तो कम रेट पर मिल जाएगा। लाभ हुआ ना लेने वाला के। और देने वाला का हानि कैसे हुआ, जौन पैसा पहले 5 रुपये कोई दे नहीं रहा था उसको 3 रुपये पर देना पड़ रहा है, 3 रुपये सही कर मैंने 3% पर देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 3% पर उसको देना पड़ रहा है, तो सस्ता ना देना पड़ रहा है जी। और जब वो बाद में लौटाएगा, जब मुद्रास्फीति खत्म हो जाएगा तो 3% पर ना लौटाएगा, दिया है तो उसको लॉस हो जाता है। तो देने वाला के घाटा होता, हानि होता, और लेने वाला के लाभ होता। वही लेनदार को लाभ और देनदार को हानि। क्लियर है? समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। मुद्रास्फीति बढ़ने से बॉन्ड धारक को हानि होता नहीं, बॉन्ड बनता है कि हाँ 5 साल के लिए आपका कारोबार करेंगे, इसके लिए जैसे एलआईसी से आरबीआई बॉन्ड बनाया कि एलआईसी आपका 5 साल तक। रोज आपका कहाँ से फोन आ जाता है जी, रोज एकदम जब आते हैं क्लास फोन आ जाएगा, चल जाएंगे बाहर बतिया, गधा कहीं के, जब देखिए एकदम आएंगे वो बतियाने चल जाएंगे रोज। मुद्रास्फीति बढ़ने से बॉन्ड धारक को हानि होता है, बॉन्ड धारक को हानि होता है, इसका मतलब क्या है सर, जैसे आरबीआई कहती है एलआईसी से कि आपका हम कारोबार 5 साल तक करेंगे, उसके बदले में आपसे 5 करोड़ रुपया लेंगे। 5 करोड़ रुपया एलआईसी दे दी आरबीआई को, और उसके बदले में जितना भी लेन देन सब आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एस एलआईसी का चेक एसबीआई भंजा ले रहा है, भंजा ले रहा है ना, क्योंकि उसका तो जितना 1 लाख का चेक है एलआईसी का, एसबीआई 1 लाख रुपया दे दिया, तो एसबीआई तो देगा ना आरबीआई के पास कि देखिए आपका 1 लाख का चेक है। तो लेन देन कर रहा है आरबीआई ना अल्टरनेटिव करके, माने कह सकते हैं कि अल्टीमेटम तरीका से कह सकते हैं आप, एसबीआई जरूर दिया 1 लाख रुपया, लेकिन अल्टीमेटली कौन किया, आरबीआई, क्योंकि उसका तो हिसाब किताब दे दिया आरबीआई को एसबीआई के, देखिए आपका 1 लाख का चेक है। इसका मतलब यह है कि 5 करोड़ में 5 साल का कारोबार आरबीआई किया एलआईसी का। मुद्रास्फीति बढ़ गया है, उस समय मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं था। अगर अभी बॉन्ड लिया रहता, बॉन्डिंग बनाता, तो 5 करोड़ में क्या 5 साल के बॉन्डिंग बना देता। कहता कि मुद्रा कोई वैल्यू है जी, 10 करोड़ दीजिएगा तो 5 साल का कारोबार आपका करेंगे। तो वही कह रहा है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से बॉन्ड धारक को, जो बॉन्ड लिया है कि 5 साल तक आपका कारोबार करेंगे, 5 करोड़ दे दीजिए, तो बॉन्ड धारक आरबीआई है, उसको क्या होता है, हानि होता है। आज समझे? यह वेतन भोगी और पेंशन भोगी वर्ग को बुरी तरह से क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। अब जिसका 25,000 रुपये महीना आ रहा था तो 25,000 ना आएगा, अब 25,000 का कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रभावित किया कि नहीं किया। पेंशन 3,000 तो 3,000 ना मिलेगा, 3,000 का कोई वैल्यू नहीं, तो प्रभावित किया कि नहीं किया। क्योंकि मुद्रास्फीति के साथ साथ क्रय शक्ति, क्रय शक्ति तेजी से गिरता है, माने खरीदने का क्षमता घटते जाता है। 10 रुपये 20 रुपये कोई वैल्यू नहीं रहता, जबकि आय में कोई वृद्धि नहीं होता है। 3,000 तो 3,000 पेंशन आ रहा, 25,000 तो 25,000 वेतन आ रहा। मुद्रास्फीति से बड़े किसान और बड़े कारोबारियों को सामान्यतः लाभ होता है। नहीं कहते पैसे पैसा को लाता है, तो बड़ा बड़ा किसान है, बड़ा बड़ा व्यापारी, सबको लाभ होता है। क्यों लाभ होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण बेहतर कीमत प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे पहले से माल स्टॉक में रखे थे और उन लोग के महंगा बेचा रहा है, तो फायदा नहीं हुआ जी। और छोटा कारोबारी था, आजे खरीदना आधे बेचना, तो महंगा खरीदबो किया महंगा बेचबो किया, कोई फायदा है। तो बड़ा कारोबारी को, बड़े किसान को, बड़े कारोबारी को लाभ होता है, उन्हें अधिक मुनाफा होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा माल बेचा रहा है, महंगा कीमत पर बेचा रहा है। भारत में मुद्रास्फीति खुद थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। मुद्रास्फीति मापा कैसे जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। मार्केट में पैसा बढ़ गया, कीमत लगातार बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे नियंत्रण करेंगे, तो देखिए, अब आखिर मुद्रास्फीति कैसे हो गया सर,
तो ज्यादा नोट छाप दिए और स्फीति हो गया, तो चलन स्फीति कहते हैं। उदार ऋण व्यवस्था कर दी, आधार कार्ड दिखाइए 1 लाख रुपया लेके जाइए, एकदम उदार बना दिए, तो सब कोई लोन ले लिया, तो पैसा बढ़िया नहीं गया, तरलता। तो उदार ऋण के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा ज्यादा दे दिए साख, ज्यादा लोन बांट दिए, तो साख स्फीति कहते हैं। इससे भी स्फीति उत्पन्न होता है। अब देखिए, एक शब्द होता है हीन याद प्रबंधन। हीन याद प्रबंधन का मतलब होता है नए सिरे से नोट छापना। हीन याद प्रबंधन का मतलब क्या होता है? नए सिरे से नोट छापना। हीन याद प्रबंधन का मतलब याद रखना कि नए सिरे से नोट छापना। बजट के घाटा का पूरा करने के लिए हीन याद प्रबंधन के अंतर्गत नए नोट का छापा जाना मुद्रा के पूर्ति का विस्तार करता, जिससे कीमत बढ़ जाता, इसे भी स्फीति उत्पन्न होता है। जैसे 1 लाख इनकम थी सरकार के, और खर्चा कर दिया 1.5 लाख, तब 50,000 का लॉस हुआ ना। तब 50,000 के लॉस पूरा करने के लिए नया सिरा से नोट छाप दिए, तो मार्केट में 50,000 और चल गया। तो ज्यादा नोट छाप दिए तो पैसा मार्केट में और चल गया, तो इससे भी तो तरलता बढ़ गया। तरलता बढ़ गया तो स्फीति हुआ कि नहीं हुआ? तो हीन याद प्रबंधन से भी स्फीति उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हीन याद प्रबंधन जो घाटा का बजट होता है, 1 लाख इनकम में खर्चा किए 1.5 लाख, तो 50,000 का घाटा हुआ। तो 50,000 का जब घाटा हुआ तो उसको पूरा करने के लिए नोट छापे, तो घाटा के बजट को पूरा करने के लिए जो नोट छापते हैं उसको हीन याद प्रबंधन कहते हैं। हीन याद प्रबंधन से भी जो स्फीति उत्पन्न होता है, ठीक ना। जिससे भी मार्केट में तरलता बढ़ेगा उससे स्फीति हो जाएगा। आगे आ जाइए। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या पड़ता है? जब देश में मुद्रास्फीति हो जाएगा तो क्या होगा? तो आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जो होगा वही ना मुद्रास्फीति से होगा। आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वही ना मुद्रास्फीति से भी होगा। उत्पादक वर्ग जो कृषक है, किसान है, उद्योगपति है, व्यापारी है, इस सबको क्या होता है? लाभ होता है। कई सबके लाभ कैसे हो गए? व्यापारी को तो महंगा बेचाया, तो महंगा बेचाया, उत्पादन में कम रुपया लगा था। अरे मार्कर बनाने में 5 रुपया लगा था, बेचाता 10 रुपये में, तो 5 रुपया लाभ था। मुद्रास्फीति से 20 रुपये में बेचाने लगा, तो 15 रुपया ना लाभ हो गया। तो उत्पादक को भी लाभ हो गया, उद्योगपति को भी लाभ हो गया, कृषक को, कृषक ने उत्पादक हुआ, व्यापारी को भी लाभ हो गया, क्योंकि महंगा बेचाने लगा सब। अब समझ में? ऋणी को लाभ होता है और ऋण देने वाला को हानि होता है, बता चुके हैं। ऋणी को लाभ कैसे हुआ? तो आसानी से मिल गया और कम रेट से मिल जाएगा, क्योंकि बहुते लोग के पास पैसा देने वाले हैं। और देने वाला का हानि क्यों हुआ? क्योंकि सस्ता देना पड़ गया। मुद्रास्फीति, बहुत लोग देने में लाइन लगल थे। अगर 10 गो गाड़ी, एगो आपको गाड़ी बुक करना है और 10 गो लाइन में लगे है कि हम चलेंगे हम चलेंगे, तो आपको सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? कोई कहेगा 500 गए, 300 रुपये में फलाना जा, 200 रुपया दीजिए, चलिए चलिए। लोन देने वाला ज्यादा है, ओकरा में जो गाड़ी गया उसको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अकेले रहता तो मन मानता मांगता कि 10,000 लेंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे, होता नहीं ऐसा। तो यानी कि एक तो सस्ता मिल गया लेने वाला के, कम रेट पर मिल गया, आसानी से मिल गया, तो लेने वाला के लाभ है। देने वाला का हानि क्यों हुआ? क्योंकि सस्ता देना पड़ गया। नहीं, जिसका निश्चित आय है, जिसका 25,000 फिक्स सैलरी है, उसको लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। 25,000 फिक्स सैलरी, उसको तो 25,000 न मिलेगा। अब मार्केट में 25,000 का वैल्यू कम हो गया, हानि होता है। जबकि परिवर्तित आय वाला के लाभ होता है। जिक्र है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका भी आय बढ़ेगा। नहीं होता कि इनकम होगा तो सैलरी बढ़ा देंगे, तो कहे कि इतना इनकम हो रहा है दीजिए ना, तो आप कहना दूसरा जगह काम करेंगे, है ना। इसीलिए सरकार महंगाई भत्ता लाती है, जैसे कि जितना महंगाई बढ़ रहा है उतना पूरा किया जा सके। क्लियर है? नहीं समझ में आया यही? तो जिसका फिक्स आय है, निश्चित आय, उसको हानि होता है, और वह परिवर्तित वाला क्योंकि उसका भी बढ़ जाता है, और निश्चित वाला का कुछ नहीं बढ़ता है। समाज में आर्थिक विषमता आ जाता है, धनी वर्ग और धनी होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाता है। नहीं कहता लोहे लोहा को काटता है, पैसे पैसा को लाता है। धनी धनी होते जाते हैं, गरीब गरीबे होते, कारण कि गरीब आदमी के पास 10 रुपया था, 10 रुपये में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो कुछ कारोबार भी नहीं कर पा रहा, गरीब गरीबे रहता है। और जिसके पास 10 करोड़ है लगातार बढ़ाते जा रहा है। कितना कोरोना में फायदा उठाया, कितना कोरोना में उजड़ गया। नहीं, कितना कोरोना में लाल लाल हो गया कमा के, और कितना कोरोना में उजड़ियो गया है। नहीं,
आगे आ जाइए, जैसे यूट्यूब कंपनी है, तो यूट्यूब कंपनी कोरोना काल में बहुत ही कमाया, नहीं कमाया होगा जी? यूट्यूब जब ऑनलाइन कोचिंग वाले बहुत ही कमाए, जिनको कोई जानता नहीं था उनको भी लोग जान गया। मतलब कि सीधा सीधा कहिए कि धनी धनी होते हैं। अब ऑनलाइन कोचिंग वाले जो कमाया, उस जिसके पास व्यवस्था था, कैमरा था, बोर्ड था, पढ़ाने का व्यवस्था था, और जिसके पास नहीं था वो कहाँ से पढ़ाएगा, वहीं के वहीं रह गया। ये बहुत लोग बर्बाद हो गए कोरोना में, ना बर्बाद हो गए? हाँ, बहुत चमक हो गए, बहुत बर्बाद भी हो गया, यही आगे। हाँ, अब देखिए, जो आदमी के सेल्फियो लेवे नहीं आ रहा है, वो का टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा, बढ़ेगा जल्दी? नहीं। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, जब मुद्रास्फीति होता है तो व्यापार विपक्ष हो जाता है, आयात बढ़ जाता है, निर्यात कम हो जाता है। तो कोई, जब आप कोई देश का प्रोडक्ट बेचाएगा तो ज्यादा अच्छा है कि खरीदेगा तो ज्यादा अच्छा है? भारत का टमाटर बेचाए तब ना भारत का फायदा है जी। और सब हम लोग गेहूं खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया से तो फायदा है? अब पैसा आपके पास ज्यादा रहेगा तो बेचिएगा, खरीदिएगा? खरीदिएगा। तो मुद्रास्फीति में सब खाली खरीदने लगता है, आयात बढ़ जाता है, बेचना कोई नहीं चाहता, कहता है कौन बेचेगा, तो आयात बढ़ जाता है, निर्यात घट जाता है। आखिर मुद्रा प्रसार के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है उत्तरदायी? सरकार क्या कर दी ऐसा कि मुद्रास्फीति हो गया भाई? तो हिनियत प्रबंधन समझ चुके थे आप कि नोट नया छाप दिया ज्यादा, बजट घाटा को पूरा करने के लिए। 1 लाख इनकम था, 1.5 लाख खर्चा कर दिया तो 50,000 घाटा का बजट हो गया। तो घाटा को पूरा करने के लिए 50,000 फिर से नोट छाप दिया, तो वही इन्वेस्ट हो गया। तो मार्केट में पैसा ज्यादा चल गया तो भी हो गया, ज्यादा नोट छाप दिया तब हो गया। हिनियत प्रबंधन घाटा को पूरा करने के लिए होता है, जबकि ज्यादा नोट ऐसे छाप दिया तो हो गया। उदार ऋण व्यवस्था कर दिया, सस्ता लोन दे दिया, ताकि आधार कार्ड दिखाइए 1 लाख रुपया लेके जाइए, अब 5 साल के बाद 1 लाख 1 रुपया लौटाइए, सब लेके चल गया एकदम। आगे देखिए, प्रतिगामी कराधान, टैक्स बढ़ाइए नहीं रे पब्लिक पर, टैक्स कम कर दीजिए, जिसको 5% टैक्स देना था कि टैक्स फ्री है ले जाइए, तो प्रतिगामी कराधान हो गया। कठोर उद्योग नीति, इंडस्ट्री लगाने के लिए हार्ड कर दिए, पैसा मार्केट में बुमिया गया। आखिर कैसे कंट्रोल होगा मुद्रास्फीति? उपाय देखिए, कैसे मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा? तो मार्केट में पैसा कम करेंगे, वह ना होगा मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा जी। तो देखिए, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के किसी उपाय का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के प्रवाह को कम कर देना, यानी कि बाजार में तरलता को कम करना, तब ना स्फीति हो कंट्रोल होगा। देखिए, अब कैसे कम करेंगे? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है ना, 3 श्रेणी आता है। राजकोषीय उपाय करिए, मौद्रिक उपाय करिए और प्रशासनिक उपाय, 3 तरह के उपाय से मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। राजकोषीय उपाय में क्या होगा सर? तो संतुलित बजट बनाएंगे। घाटा का बजट बनाए थे तब ना 50,000 रुपये एक्स्ट्रा छापना पड़ा था, जितना है उतना बे संतुलित बजट बनाइए। दूसरा क्या? सार्वजनिक खर्चा में कम कर देंगे, सब्सिडी देवे नहीं करेंगे, पब्लिक के पास पैसा जेबे नहीं करेगा, सार्वजनिक खर्चा कम कर देंगे। और प्रगतिशील करारोपण, टैक्स बढ़ा देंगे, सब पैसा खींचा जाएगा। सार्वजनिक ऋण बढ़ा देंगे, लोन लीजिए तो 10% लगेगा, कोई लेगा लोन? बढ़ा देंगे। बचत को प्रोत्साहित करेंगे कि 1 लाख जमा करिए, 1 साल में 1.5 लाख मिलेगा, सब जमा कर देगा जाके बैंक में, तब पैसा खींचा जाएगा। उत्पादन में वृद्धि कर देंगे, सब पैसा उत्पादन में लग जाएगा, पैसा खींचा जाएगा। इतना उपाय कौन उपाय है? राजकोषीय उपाय, ये सब सरकार तय करती है ना। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए राजकोषीय उपाय का प्रयोग करता है। ध्यान रखिए, राजकोषीय उपाय आरबीआई नहीं करती है, राजकोषीय उपाय कौन करता है? सरकार। ये सब सरकार नहीं तय करेगा, ये टैक्स बढ़ाएगा, बजट नियमित संतुलित पेश करेगा, सार्वजनिक व्यय में कमी करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, ये सब सरकार ने करेगा। अब देखिए, मौद्रिक उपाय आरबीआई तय करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई, सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता ऐसा कदम। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। और राजकोषीय नीति भारत सरकार। आरबीआई क्या करेगा? प्रतिभूति का विक्रय कर देगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखा था आरबीआई बेच देगा। कहे LIC 5 करोड़ में 5 साल का कारोबार आपका हम लिए थे ना, अगर अभी आप लीजिएगा तो 4 करोड़ में आपको दे देंगे, आप काम कारोबार नहीं करेंगे।
LIC कहेगा अरे भाई 1 करोड़ का फायदा है, 4 करोड़ LIC दे दिया RBI को पैसा, तो पैसा LIC दिया RBI के पास, तो पैसा RBI के पास गया तो मार्केट से खिंचा ही नहीं गया, बेच देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। CRR बढ़ा देंगे, CRR पहले से समझ चुके हैं आप। सामान्य बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है उसको जमा राशि का कुछ भाग RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसको CRR कहते हैं। आप 100 रुपये SBI के पास जमा किए तो 100 रुपये में कुछ भाग RBI के पास रखना पड़ेगा SBI को, उसको CRR कहते हैं। CRR बढ़ा दिया, ज़्यादा भाग रखना पड़ जाएगा, तो ज़्यादा भाग रखना पड़ेगा तो व्यापार मार्केट में कम नहीं कर पाएगा वो, तो CRR बढ़ा दिया। SLR बढ़ा दिए, ये क्या है? तो सामान्य बैंक को जमा राशि का कुछ भाग अपने पास रख के आरक्षित रखना पड़ता है, उसके बाद ही मार्केट में कारोबार कर सकता है। CRR RBI के पास रख दिया, SLR अपने पास रख लिया। 5 रुपये RBI के और 10 रुपये अपने पास, मान के चलिए 15 रुपया, तो 85 रुपये का मार्केट में व्यापार करेगा। दोनों बढ़ा दिए, SLR कर दिए कि 20 रुपया, CRR कर दिए 30 रुपया, तो 30 20 50 रुपया तो रखिए लिया, तो 85 रुपये का मार्केट करेगा। तो CRR बढ़ा दिए, SLR बढ़ा दिया, तो मार्केट में तरलता कम हुआ ना हुआ? उपाय है, बैंक दर बढ़ा दीजिए। बैंक दर उस रेट को कहते हैं जो कमर्शियल बैंक RBI से जिस रेट पर पैसा लेती है, RBI से कमर्शियल बैंक जिस दर से पैसा लेती है दीर्घकालीन अवधि के लिए, उसी को बैंक दर कहते हैं। RBI बढ़ा दिया रेट, SBI को कह रहा है कि 5% पर नहीं देंगे, 10% दीजिएगा तभी आपको SBI हम पैसा देंगे। RBI ऐसा बनाया, तो SBI पैसा लेगा RBI से? कहेगा नहीं, कोई फायदा नहीं लेंगे। जब RBI से SBI नहीं लेगा तो SBI मार्केट में पैसा कहाँ से छोड़ेगा? नहीं ना छोड़ेगा। तो वही बात है, बैंक दर बढ़ा दिए तब। रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिए। रेपो रेट भी आप जानते हैं, RBI से कमर्शियल बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए जिस रेट से पैसा लेती है उसको रेपो रेट कहते हैं। RBI महंगा देगा पैसा SBI को अल्पकालीन अवधि के लिए, तो SBI पैसा लेगा? जब लेगा नहीं तो मार्केट में कहाँ से देगा? तो बढ़ा दिया। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं कि जब RBI कमर्शियल बैंक से जिस रेट पर अल्पकालीन ऋण लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो बढ़ा दिया रिवर्स रेपो रेट। SBI को कहा कि 25% पर पैसा हम लेंगे, SBI मार्केट वाला को देगा कि RBI को देगा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, सब पैसा RBI के पास देने लगा, तो मार्केट से खींच खींच के देने लगा। मार्केट में ऑफर निकाल दिया कि 15% पर लेंगे, क्योंकि SBI ले रहा है 25, RBI 25% पर ले रहा है। मार्केट से 15% पर उठाया, 25% पर दे दिया RBI को। ऐसा समझे? देखे कैसे नियंत्रण हुआ। मौद्रिक उपाय कौन, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI। मौद्रिक नीति में क्या क्या तो देख लिया आप। और राजकोषीय नीति कौन जारी करती है? तो सरकार। प्रशासनिक उपाय देखिए, प्रशासनिक उपाय माने वही इनकम टैक्स वाला एकदम एक्टिव हो जाएगा, जो टैक्स छुपा रहा है छुपाने नहीं देगा। कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकेगा, जो पैसा एक्स्ट्रा है ब्लैक मनी है सबको रोकेगा, ब्लैक मनी को नहीं बढ़ने देगा, ब्लैक मनी कम करेगा। प्रशासनिक उपाय है। निरुद्ध पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा देगा। आप बेचबे नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई फलाना फलाना आइटम आप नहीं बेच सकते, नहीं बेचेंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। उपाय हो गया। दो कम नहीं है, आगे आ जाइए। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ अवधारणाएं क्या है? आज ये मुद्रा संस्फीति क्या है? मुद्रा संस्फीति, मुद्रास्फीति आप अच्छा से समझ गए। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे होगा, मुद्रास्फीति कैसे मार्केट में हो गया, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या क्या पड़ा, सब आप जान गए। नहीं जाने हैं जी? मुद्रास्फीति का मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा जाने ना, मुद्रास्फीति कैसे हुआ जाने ना, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रण होगा यो जाने, प्रशासनिक उपाय में क्या है, राजकोषीय उपाय में क्या है, मौद्रिक उपाय में क्या है, यो जाने आप। अब आ जाइए मुद्रा संस्फीति। वो तो मार्केट में अनजाने में हो गया था, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मार्केट में पैसा अनजाने में बढ़ गया, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। जानबूझ के नहीं बढ़ाई थी सरकार चाहे बैंक। वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा बढ़ाते हैं, जानबूझकर। मार्केट एकदम मंदा मंदी चल रहा है,
कोई बेचाइए नहीं, कुछ खरीदाइए नहीं रहा, तो जानबूझ करके मार्केट में पैसा तरलता बढ़ाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? मुद्रा संस्फीति कहते हैं। क्लियर हुआ? है मुद्रास्फीति हो, लेकिन जानबूझ के हो गया संस्फीति, अब अनजाने में हुआ स्फीति। है समझ में? क्यों होता है? तो संस्फीति अर्थव्यवस्था में मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जानबूझ कर किया जाता है, जिससे मंदा मंदी दूर हो जाए मार्केट का। मुद्रास्फीति, मुद्रा संस्फीति का प्रकृति एक ही समान होता है, दोनों में मुद्रा का मात्रा बढ़ता है और कीमत बढ़ जाता है, दोनों में वस्तु का कीमत बढ़ता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है? तो संस्फीति जानबूझ के कंट्रोल करने के लिए, बिगड़ा हुआ अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति अनियंत्रित परिस्थिति जन मैंने अपना मन हो जाता है। हाँ, आरबीआई करेगी, सरकार करेगी, दोनों। जो राजकोषीय नीति सरकार करेगी और मौद्रिक नीति आरबीआई करेगी, उसी हिसाब से बढ़ाएगी, दोनों को ही बढ़ाएगा, ऐसा नहीं खाली आरबीआई बढ़ाएगा। आरबीआई भी तरलता बढ़ाने का प्रयास करेगा और सरकार भी तरलता मार एकदम पूरा हर साल वैकेंसी पर वैकेंसी, वैकेंसी पर वैकेंसी देने लगेगा, तो हो गया सरकार वाला। और टैक्स एकदम कोई के बचाने नहीं देगा, एकदम जीएसटी से, अब आधार कार्ड से सबको जीएसटी लिंक कर देगा, जैसी ट्रांजेक्शन हुआ फटाक से टैक्स काट लिया, है ना? तो प्रशासनिक नीति हो गया। तो तीनों को ही करता है कंट्रोल, तीनों को जानबूझ के करेगा। आज ये मुद्रा अपस्फीति, संस्फीति समझ गए आप, और मुद्रास्फीति समझ गए, दोनों समझ गए ना? अब तीसरा आप समझने जा रहे हैं। अब कहिए कि तो सर जी मुद्रा अपस्फीति कैसे कंट्रोल होगा? तो जैसे मुद्रास्फीति कंट्रोल हुआ था, सेम वही वाला, क्योंकि दोनों में ना पैसा बढ़ गया है। मुद्रा अपस्फीति, आगे देखिए, अपस्फीति सामान्यतः ज्यादा बेरोजगारी से होता है। अपस्फीति माने क्या है? तो मुद्रास्फीति के विपरीत है, संकुचन कहिए। मार्केट में एकदम पैसा नहीं है, सब कोई बेरोजगार है, तो पैसा है। तो अपस्फीति सामान्यतः ज्यादा बेरोजगारी हो जाता है, तब हो जाता है, एकदम कहिए ना मंदा मंदी हो जाएगा। कोरोना काल में एकदम मंदा मंदी, तो मंदा मंदी एकदम हो गया, बेरोजगारी हो गया, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? अपस्फीति। अपस्फीति मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होता, मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाता है अपस्फीति में। मुद्रास्फीति में मुद्रा का वैल्यू घट रहा था, लेकिन मुद्रा अपस्फीति में क्या हो रहा? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई खरीदे वाला आदमी नहीं मिल रहा। 200 रुपये एकदम मिल रहा है नीचे, तो मोटरसाइकिल रोक के उसको उठा के रख के तो मोटरसाइकिल चला रहा है। जब मुद्रा आपके पास नहीं होगा तो 2 रुपये कहीं गिर जाएगा तो पूरा एकदम रात भर लाइट जला के खोजेंगे, केने गिरा केने गिरा। अब अगर पैसा की कमी नहीं है तो कहूँगे कोई बात नहीं, अपना ही मिलेगा, कभी मिलेगा ना मिलेगा, कोई 2 रुपये ना था, छोड़ो। 10 के सिक्के गिर जाएगा तो ट्रेन को जाने का इंतजार करेंगे कि जिन्हें को ट्रेन में पार करेगा तो उठाएंगे। अब पैसा आपके पास ज्यादा रहेगा तो 20 रुपये गिरा ले, तब वो कौन उतना नीचे पटरी पर उतरने जाता है, छोड़ो, चल दिया। तो मुद्रा अपस्फीति में है कि एकदम पैसा तरलता घट गया मार्केट में। तो तरलता घट गया, कब घटेगा? जब बेरोजगारी एकदम हो जाएगा तब। दूसरा, अपस्फीति मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करता, मुद्रा का वैल्यू बढ़ा दिया, अपस्फीति में मूल्य बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मुद्रा है ही नहीं है, जो नहीं रहेगा उसका कीमत, समझ रहे, बढ़ेगा ना। जिसके पास आंख नहीं है वो आंख का कीमत बढ़ेगा ना, उसके पास हाथ नहीं है हाथ का कीमत, नाक नहीं है नाक का कीमत, समझ रहे हैं? तो जिसके पास जो नहीं हो, जिसका हाइट नहीं है उसका हाइट का कीमत तो उसी से पूछिए। कहे कि इतना खातिर होमगार्ड में छट गए, समझ रहे हैं? मतलब जिसका हाइट नहीं, हाइट का कीमत। तो वही बात है, ये पैसा नहीं है तो पैसा का कीमत क्या हो जाएगा? अरे हाइट नहीं तो हाइट का कीमत बढ़ जाएगा जी। तो पैसा नहीं है तो पैसा का कीमत, तो वही कह रहा, मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता, वैल्यू कीमत बढ़ जाता, यानी मुद्रास्फीति के विपरीत है। मुद्रास्फीति में सब वैल्यू वैल्यू घट जा रहा था। अब मुद्रास्फीति कब होगा? जब बेरोजगारी ज्यादा होगा कि रोजगारी ज्यादा होगा? तो हाँ, अरे मुद्रास्फीति बताइए, ज्यादा रोजगार मिलेगा तब ना स्फीति बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा।
बेरोजगारी में अपस्फीति होगा और रोजगारी में स्फीति होगा। सबको नौकरी मिल जाएगा तो स्फीति हो गया। जब मुद्रास्फीति ऋणात्मक हो जाता है ना तब अस्फीति लाती है। जब मुद्रास्फीति एकदम घट गया, ऋणात्मक हो गया, तो अपस्फीति हो गया। अब मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण करने के लिए उपाय देखिए। अच्छा बताइए, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का उपाय वही ना होगा जो मुद्रास्फीति होने के लिए उत्तरदायी था। मार्केट में जब पैसा बढ़ने के लिए उत्तरदायी था वही ना कारक होगा जो मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रण करेगा। सरकारी व्यय बढ़ा देंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। तो अपस्फीति नियंत्रण होगा कि स्फीति नियंत्रण होगा? हाँ, अरे भाई अपस्फीति ना, अपस्फीति नियंत्रण होगा। अपस्फीति मार्केट में पैसा घट गया था, एकदम नहीं था, तो सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिए, अपस्फीति कंट्रोल हो गया, मार्केट में पैसा बढ़ गया। और ज्यादा अगर ज्यादा बढ़ा दिए तो स्फीति हो जाएगा। नहीं, निम्न बैंक दर, एकदम बैंक रेट कम कर दिए, एसबीआई एकदम आसानी से लेने लगे, आरबीआई से लेकर के सब पब्लिक को देने लगेगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिए एकदम सब, यानी अब एसबीआई पैसा देगा आरबीआई के पास, रिवर्स रेपो रेट कम, कहे कि जितना आरबीआई दे रहा है ज्यादा तो पब्लिक दे रहा, पब्लिक को दे देगा। ज्यादा मुद्रा छाप देंगे, ही नियत प्रबंधन कर दिए। मांग बढ़ाने के लिए टैक्स में कम कर दिए, एकदम टैक्स कहा कि 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, पैसा बढ़ गया। तो इससे अपस्फीति नियंत्रण हुआ कि अपस्फीति बढ़ गया? अपस्फीति, अरे भाई नियंत्रण हुआ, इस सबसे नियंत्रण हुआ। अब देखिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति के बीच अंतर नहीं, अंतर है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति में क्या अंतर है? स्फीति में है कि मार्केट में पूरा पैसा बढ़ल था, और अपस्फीति में क्या है? घटल है। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पैसा घटाना होगा, और इसको कम करने के लिए मार्केट में पैसा बढ़ाना होगा। तो मुद्रास्फीति का विपरीत है अपस्फीति, यानी वह स्थिति जिसमें समय के साथ साथ माल और सेवा की कीमत गिरता है, उसको अपस्फीति कहते हैं। और माल का कीमत बढ़ रहा है, वस्तु का कीमत बढ़ रहा है, तो स्फीति कहते हैं। आगे आइए अस्फीति। देखिए, अस्फीति समय के साथ मुद्रास्फीति में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। कहीं क्या है सर जी, नहीं समझे? अच्छा, मुद्रास्फीति और मुद्रा संस्फीति समझे थे? मुद्रास्फीति क्या था? मोटा मोटी पैसा बढ़ रहा था। मुद्रा संस्फीति क्या था? संस्फीति, जानबूझ के मुद्रास्फीति लाया जा रहा था, तो मुद्रा संस्फीति था। जानबूझ के संस्फीति है, वो अपना मन हो जाए तो स्फीति है। अब मुद्रा अपस्फीति क्या था? तरलता तो घट गया, मंदा मंदी हो गया, तो मुद्रा अपस्फीति था। अपना मन घट गया था ना, यानी जानबूझ कर नहीं, अपना मन हो गया, स्थिति जन हो गया, तो उसको अपस्फीति कहेंगे। जानबूझ के कम किए हैं, अस्फीति कहलाएगा। मार्केट में जानबूझ के पैसा कम कर दिए, मंदा मंदी कर दिए, तो क्या हो गया? अस्फीति कहलाएगा। बुझा गया ना? बुझाया? बुझा गया। अरे भाई, अपस्फीति और मुद्रा अपस्फीति अंतर है। अपस्फीति है कि अपना मने मार्केट में मंदा मंदी हो गया, और जानबूझ के मार्केट में मंदा मंदी कर रहे हैं, तो अपस्फीति कहलाता है। बड़ी है लॉरेंज वक्र, खाली कहेगा लॉरेंज शुरू में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स का, आर्थिक विषमता की माप करता है। आर्थिक विषमता का मापता है कौन? लॉरेंज वक्र। और गिनी गुणांक भी ना, गिनी गुणांक भी, गिनी गुणांक का मांग जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतना ही ज्यादा होगा। यानी गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों समाज में विषमता को, आर्थिक विषमता को मापता। किसी का 10,000 इनकम, किसी के 10 करोड़, तो विषमता मापा कौन मापा? गिनी गुणांक और
लॉरेंज वक्र। क्लियर है ना? सिद्धांत देखिए, विकास का सिद्धांत कौन दिया है? प्लानिंग एंड द पुअर, वीएस मिन्हास। ना। एन इन्वेंट्री इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, गुनार मेडल। जीरो बेस बजट कौन दिया? पीटर पायर। नए सिरे से बजट पेश करना जीरो बेस बजट कहलाता है। कोई यूज नहीं है। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली, इस शुरुए क्लास में बोले थे माइक्रो मैक्रो बोले थे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब समिष्ट और माइक्रो का मतलब बिस्ट। बोले थे कि बड़ा अर्थव्यवस्था किसी देश का, राष्ट्र का हो तो मैक्रो होगा, किसी परिवार का होगा तो माइक्रो होगा। समिष्ट माने सबसे बड़का, इसको मैक्रो कहते हैं। किसी देश का, राष्ट्र का अर्थव्यवस्था है तो उसको मैक्रो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। किसी परिवार का है, छोटे अर्थव्यवस्था है, उसको माइक्रो अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों खाली इसका याद रखिए, पकड़ा जाएगा। शेयर बाजार के बाहर होने वाला सभी व्यापार को क्या कहते हैं? कर्व डीलिंग कहते हैं। बजट समझा चुके थे पहले ही कि सामान्यतः एक वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा बजट है। नहीं, किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। और रोज तो आपका आता ही है जी, आपका तो रोज आ जाता है आजकल फोन। बफर स्टॉक आ जाइए। जैसे सुना है कि एफसीआई गोदाम के पास प्याज इतना टन स्टोर करके रखा गया ताकि मार्केट में अगर आपातकालीन स्थिति में हो जाएगा तो वहां से लाया जा सके, है ना? जब संकट हो जाएगा तब मार्केट में। तो आपात स्थिति में किसी वस्तु का कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक करना क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। तेजड़िया मंदड़िया, बुल्स बियर, अंग्रेजी याद रखिएगा इसका और हिंदी दोनों। कहीं कहीं बुल्स को सांड लिख देगा डायरेक्ट, सांड का संबंध किससे है? बुल्स बियर ऐसा नहीं लिखेगा ना। तेजड़िया बुल्स हो गया या सांड हो गया, मंदड़िया बियर हो गया, है ना? स्टॉक एक्सचेंज के शब्दावली है। जो व्यक्ति स्टॉक का कीमत बढ़ाना चाहता है उसको तेजड़िया कहते हैं, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करता है कि भविष्य में स्टॉक का वैल्यू गिरेगा, भविष्य में देने का वायदा करता है, उसको क्या कहते हैं? मंदड़िया। ब्रिज लोन समझ लिए? ब्रिज लोन क्या है? जैसे कोई मार्केट में कंपनी शुरू किया अपना काम, मार्केट में शेयर जारी कर दिया, स्टडी पॉइंट पटना खोलना है, 1,000 रुपये लग रहा है, जो भी शेयर में इनको इन्वेस्ट करेंगे जितना परसेंट उतना का मालिक होंगे। सपोज करिए, छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, तब अगर 10,000 करोड़ का मार्केट में शेयर मार्केट जारी है, 10,000 करोड़ का, और जो व्यक्ति जितना इन्वेस्ट करेगा उतना परसेंट का वो मालिक होगा। क्यों ना 0.00005 रहे, उतना का वो मालिक होगा। भविष्य में प्रॉफिट होगा तो उतना मालिक उसको प्रॉफिट मिलेगा, घाटा होगा तो उसको भी उतना घाटा होगा, है ना ऐसा? अब देखिए, आज आदमी मान के चलिए एक जमा कर दिया, 1 करोड़ जमा कर दिया कि ठीक है 1 करोड़ का जितना होगा उतना का मालिकाना हम होंगे। कल एगो 1 करोड़ जमा किया, ऐसे करते करते क्या 10,000 करोड़ एक ही दिन में जमा हो जाएगा? टाइम लगेगा ना। और टाइम भी लगेगा, और दूसरी बात
कंपनी बनने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में टाइम लगेगा ना। तो आज जो आदमी इन्वेस्ट किया है करोड़, उसका इंटरेस्ट अगर जोड़िएगा 3% के हिसाब से भी, तो कितना हो जाएगा 1 करोड़ का? हाँ, 3 लाख हो जाएगा ना। इसका मतलब कि 3% के हिसाब से भी 3 लाख रुपया। तो कोई आदमी मूर्ख है कि इन्वेस्ट करके छोड़ देगा कि 6 महीना बाद ही मिलेगा, कोई बात नहीं है। इतना बड़ा बड़ा इसीलिए होता है कि सर, जब शेयर मार्केट में जब जारी हो जाता है शेयर, तो पैसा जुटाने में कंपनी को समय लगता है। समय लगता है तो तब तक एक ही बार जुटा के अगर काम लगाएगा तो फिर समय तो बीतते न जाएगा, तो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करती है कंपनियां कि लोन लेती है, कि मान के चलिए प्रॉपर्टी पैसा जुटाने में 3 महीना समय लग गया, तो 3 महीना तब तक के लिए लोन लेती है। उसी लोन को क्या कहते हैं? ब्रिज लोन। कंपनियां प्राय अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए शेयर तथा डिबेंचर जारी कर देता है। शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी ज्यादा समय लग जाता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती है। इसी को क्या कहते हैं? ब्रिज लोन कहते हैं। आ जाइए अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब समझना है कि अपना मुद्रा का वैल्यू किसी अन्य देश के तुलना में कम कर देना, वही अवमूल्यन कहलाता है। जैसे सपोज करना है कि $1 बराबर अगर 80 रुपया है, इसका मतलब यह है कि $1 बराबर 80 रुपया है, तो अपना मुद्रा का वैल्यू कम कर दिए। $1 बराबर कर दिए अभी 100 रुपया। इसका मतलब है $1 का क्षमता था कि 80 रुपया के प्रोडक्ट भारत से खरीद सकता था। अब $1 की क्षमता ही हो गया कि 100 रुपया के प्रोडक्ट भारत से खरीद सकता है। इसका मतलब भारत के मुद्रा का वैल्यू डॉलर के तुलना में क्या हो गया? तीसरी स्थिति को क्या कहेंगे? अवमूल्यन कहेंगे। भारत जो ऐसा किया कारनामा, इसी को अवमूल्यन कहते हैं। जानबूझ के किया जाता है अवमूल्यन ना, वो दूसरा तरीका हो जाएगा। फिर कई सर जी डॉलर के तुलना में अपना देश का मुद्रा का वैल्यू बढ़ाएंगे। जब अमेरिका कम, जो डॉलर अपनाता है उन लोग करेगा तबे ना। आप थोड़े डॉलर में हेर फेर करिएगा। और भाई इन लोग कर देगा कि $1 का कीमत ऐसा करिए कि 20 रुपया कर दीजिए, रुपया का वैल्यू बढ़ गया। हाँ समझे? अब भारत से कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, लोग डॉलर में कह रहा है कोई नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। भारत क्या किया? कहा कि ऐसा करिए कि $1 का कीमत 500 रुपया, यानी कि अभी $1 का कीमत 80 रुपया था, $1 का कीमत 500 रुपया कर दिया। तो जिसके पास डॉलर था सबको आके लाइन में लग गया कि हमारा दे दीजिए, हमारा दे दीजिए। का है कि $1 में वो 80 रुपया का सामान खरीद सकता था, वो $1 में भारत से 500 रुपया का सामान खरीद के ले जाएगा। तो अभी मार्केटिंग उसका फटाफट खरीद लेगा। जब सोना सस्ता था तो सब कोई सोना खरीदने लगता है, क्योंकि आगे चल के महंगा हो जाएगा। उसी प्रकार से जब अगर डॉलर का वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ गया रुपया से, और बढ़ा दिया गया, जानबूझकर अपना देश के मुद्रा का वैल्यू कम कर दिया, तो निर्यात क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि खरीदने वाला लोग ज्यादा मिल जाएंगे। तो निर्यात बढ़े। निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए अवमूल्यन किए थे ना। जो कोई नहीं खरीद रहा था तो खरीदवाने के लिए न किए थे। तो जानबूझ कर करके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अपना देश के मुद्रा का वैल्यू अन्य देश के तुलना में कम कर देना, वही अवमूल्यन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 500 रुपया 200 रुपया हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तो चलो कोई बात नहीं है, 200 रुपया वाला 100 रुपया मिल रहा है, ऐसा ना है। बस जिसे डॉलर में किया तो डॉलर में, पाउंड में किया तो पाउंड में, जानबूझ करके जिसके तुलना में किया उससे। है समझ में? तो यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य का अन्य मुद्रा के तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन परिस्थिति जन होता है, सरकार तय करती है। क्यों करती है? तो आयात बढ़ाने के लिए कि निर्यात बढ़ाने के लिए? निर्यात बढ़ाने के लिए, है ना। और आयात कम करने के लिए। अच्छा बताइए, $1 में 80 रुपया का सामान खरीद रहा था, अब $1 में 100 रुपया का सामान खरीदेगा, तो लोग भारत से खरीदेगा कि भारत में बेचेगा? भारत से खरीदेगा।
भारत दूसरा से खरीदेगा भी? कहा से 80 रुपया में $1 का सामान खरीद रहा था, अब 100 रुपया में $1 का सामान मिलेगा तभी कोई खरीदेगा? कहे कि आसमान छू रहा है, कौन खरीदेगा? अब समझ में? चलिए आइए, विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को मोदी जी जो किए हैं वह मुद्रा का क्या है? विमुद्रीकरण। ये क्या होता है सर विमुद्रीकरण? तो पुराना नोट बंद करके नया नोट जारी करना विमुद्रीकरण कहलाता है। जब काला धन मार्केट में बढ़ जाता है, लगता है कि बहुत ही काला धन बढ़ गया, सब ले कर करके रख ले है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो अर्थव्यवस्था के खतरा बन गया है, तो ऐसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार पुराने मुद्रा को क्या कर देती है? समाप्त कर देता है। अब नया मुद्रा चालू कर देती है। जिसके पास ज़्यादा स्टोर करके रख ले तो नया मुद्रा बदलने जाएगा ना, बदलने जाएगा सूटकेस लेके, तो कहाँ से लाए जी? हिसाब दीजिए। तो चलिए ठीक से 20% टैक्स कटेगा, जाइए। है समझ में? उसके बाद बदले नई मुद्रा लेने का उस साहस नहीं जुटा पाता, लेने जाएगा तो धरा जाएगा। आ गया? और काला धन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, नाली में फेंक देगा, नहर में फेंक देगा। अब भंजा लेगा वो अलग बात है, मैंने एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब व्यवस्था तो सब जगह है, कुछ न कुछ तो तोड़ निकलवे न करेगा। ठीक है, अपने लेके नहीं जाएगा, पूरा लॉज में बांट बांट के भंजवा लेगा। रूम मालिक कहे कि सबको अपना अपना अकाउंट नंबर दो जी, 1 1 लाख रुपए सब में जमा कर लो, और रेंट काटते रहेंगे, फिर बाद में 5,000 तुम ही ले लेना, 1,000 ले लेना, ऐसे नहीं कर देगा? आइए, मुद्रा संकुचन। अपस्फीति देखे थे ना? अपस्फीति में क्या था? मार्केट में पैसा बढ़ रहा था कि घट रहा था? घट रहा था। संकुचन में भी वह होगा। वो परिस्थिति जन्य था, अपना मने था, ये जानबूझ के है, बस ये है। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमत गिर जाती है, उत्पादन व्यापार गिरने लगता है, तो बेरोजगारी बढ़ जाता है, तो मुद्रा संकुचन कहलाता है। वह अस्फीति का विपरीत है। ही नियत प्रबंधन समझाती को है ना? जब सरकार बजट घाटा हो जाता है तो आय कम हो जाती है, व्यय ज्यादा हो जाता है, तो वही व्यय को केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण लेकर ज्यादा नोट छाप करके जारी किया जाता है, पूरा किया जाता है। यही घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा नियत प्रबंधन कहलाता है, यही ना? मुद्रास्फीति फिर से मिला, नहीं जान गए जी? मुद्रा जाने ना? मुद्रा का प्रसारी स्फीति वह अवस्था जिससे मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? गिर जाता है, कीमत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पढ़े हैं ना? आगे आ जाइए। प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट शुद्ध सोना को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। जिसका 24 कैरेट है तो उसको कहते हैं कि बिस्किट है। 24 कैरेट है तो बिस्किट है, और 22 कैरेट है तो ब्रेड है। बिस्किट में मिलावट नहीं है, शुद्ध सोना है। नहीं तो गोल्ड बिस्किट खरीदे हैं। आराम से देखिए। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से, जानकी रामन समिति का प्रतिभूति घोटाला से, सरकारी आयोग का केंद्र संबंध, मालनबी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है, खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है, गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है, भूरेलाल समिति मोटर वाहन के कर बढ़ाने से संबंधित है, भंडारी ना आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है। रिसेशन, मंदा मंदी कहिए ना सीधा सीधा। रिसेशन से मतलब है कि मंदी, ये ना, जब वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग एकदम नहीं है तो वही क्या कहलाता है? रिसेशन होता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। जब मंदी हो जाता है तो क्या होता है? उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है, लोग बंद करने लगते हैं इंडस्ट्री, बेरोजगारी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं, मंदी होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा ना जी? कोई काम पर रखेगा लेबर को? नहीं रखेगा, सब हटाने लगेगा। स्टैगफ्लेशन, अर्थव्यवस्था की ऐसा स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी है, वही क्या कहलाता है?
मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी है तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। टैरिफ, किसी देश से कोई वस्तु आयात कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगा वही क्या कहलाता है? टैरिफ। मुद्रा अपस्फीति और विस्फीति में अंतर क्या है, समझ गए आप? एगो जानबूझ करके, एगो अपना मन है, वही चीज है। एक्टिव शेयर वैसा शेयर जिनका क्रय विक्रय रोज होता है, प्रतिदिन होता है, वो क्या है? नहीं कहता आज इतना पर निफ्टी गिरा, इतना पर बंद हुआ, इतना पर रुका। एक्टिव शेयर कोई जरूरत नहीं है, आगे आइए। विविधता से देखिए। अरे भाई थोड़ा सा बच रहा है। भारत तंबाकू उत्पादन करने में विश्व में तीसरा बड़ा है और सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता कौन है? चीन है। केंद्र सरकार को निम्न राजस्व की प्राप्ति किससे होता है? भारत में पहला जल विद्युत गृह 1897 में कहाँ शुरू हुआ था? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? बिग पसी थ्योरी कौन दिया है? आर्डन। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत कौन दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। सेंद्रीय उर्वरक कारखाना, चितरंजन रेल बनाने के कारखाना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, पेंसिलिन फैक्ट्री, सब कौन पंचवर्षीय योजना में? विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था LIC GIC की तरह कहाँ है? भारत में। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कौन राज्य में हुआ? गोवा में। सब जरूरी नहीं है। देखिए, जिसको प्राप्त करना कठिन होता कठोर मुद्रा कहलाता, यह दुर्लभ मुद्रा कहलाता। जिसको प्राप्त करना आसान है सुलभ मुद्रा कहलाता। मन एकदम आसानी से उपलब्ध, दुनिया के कई गो देश कह रहा है ठीक है रुपया में व्यापार करिए तो सुलभ है। पर अगर रुपया में व्यापार नहीं करें, कोई तैयार नहीं हो रहा, दुर्लभ है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कर दो, मन है तो लोन लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी, माने जाना पहचाना बेरोजगारी। पता है कि धान रोपा गया जून जुलाई में तो उगते बार अक्टूबर नवंबर तक कोई दिक्कत, कोई काम नहीं है। जून जुलाई में रोपा गया तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कोई काम नहीं है। चाहे तो घर के एक परिवार धान का सिंचाई कर सकता है, लेकिन धान रोपने के बाद चबूतरा पर बैठ के ताश खेल रहे हैं तो बेरोजगारी ना है जी। जानल पहचानल बेरोजगारी। पता है कि अभी घरे नहीं परिवार में रहेंगे, एक रहेंगे तब वो काम हो सकता है, लेकिन सब कोई घर ही गोरले हैं। बेरोजगारी है। कौन बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में सबसे ज्यादा यही है ना। ना, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना सतारा महाराष्ट्र में खोला गया है, पहला कारखाना। भारत में मोटर वाहन का सर्वाधिक निर्यात कौन बंदरगाह से? खादी और ग्राम उद्योग का स्थापना कौन पंचवर्षीय योजना में हुआ? दूसरा पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल या पेट्रोलियम का ही है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से शुरू हुआ? पॉलिसी बीमा होने लगा। भारतीय भारतीय बैंकों की विदेश में सबसे ज्यादा शाखा कहाँ है? यूके में है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, माने ज्यादा कर्मचारी हो गए, मन से चाहे तो रिजाइन मार दीजिए। सबसे पहले PNB शुरू किया था। विश्व का सबसे बड़ा सोना का रिफाइनरी कहाँ है? रन रिफाइनरी दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहला सोन रिफाइनरी रिसपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। सिरपुर है ना। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। व्हाइट गुड्स किसको कहते हैं? जो दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तु, उसी को व्हाइट गुड्स कहते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। ताप उद्योग भारत में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, यही ना। मुद्रा प्रचलन कम करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलता है ना ये।
आर्थिक समृद्धि सामान्यतः मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। वही धोखाधड़ी सबसे शिकायत समाधान के लिए। अब बताइए 23-24 में कितना कितना आया, जीएसटी से कहाँ कितना गया, ये सब जरूरी है जी। खत्म हो गया, रखा जाए इतना ही। नहीं।